No. Good morning and I welcome you all on this channel of Education Express in the class of income tax, and we are taking up some unsolved questions, numerical questions on the topic income from other sources, and today it is question number 2. Income from other sources. अभी तक इस टॉपिक पर अपन कुछ इलस्ट्रेशंस देख चुके हैं कि किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जा सकता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस और सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 2 को ले रहे हैं। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा है कि श्री पंकज की गत वर्ष 19-20 के लिए अन्य साधनों से आय का विवरण निम्नलिखित है। श्री पंकज यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक में संचालक हैं। 1 बाय 1 करके ले रहे हैं इसको, तो शुरुआत करते हैं यहीं से इसकी। फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने संचालकों की सभाओं में उपस्थित रहने के बदले 90,000 रुपये संचालक शुल्क के प्राप्त किए। डायरेक्टर्स फीस $90,000। आपको मालूम है हर व्यक्ति का जो कि इनकम को देता है उसका दायित्व है कि वो उस पर TDS काटने के बाद इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करे, उससे पहले नहीं। तो इसलिए इसको ग्रॉसअप करेंगे। GF 90,000 इन 200 by 90 एंड इट इज़ 1 लाख। 1 लाख रुपए की इनकम इसको हो गई। श्री पंकज एक कुटीर उद्योग चलाना चाहते थे। उन्होंने इस कार्य के लिए एक भवन भी 1 जुलाई 2019 को 1,000 रुपये प्रति माह किराए पर लिया था। सरकार से ऋण न मिलने के कारण उन्होंने अपना इरादा बदल दिया तथा उक्त मकान को एक अन्य व्यक्ति को 1 सितंबर 2019 से 1,800 रुपये प्रति माह किराए के रूप में उठा दिया। अब ये इसका मतलब उप किराए से इनकम उनको हो रही है, सबलेटिंग से अंग्रेजी में कहेंगे, उप किराया हिंदी में कहेंगे। तो सबलेटिंग से इनकम हो रही, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। तो किराया कितना प्राप्त हुआ और कितना किराया दिया, इन दोनों का अंतर उसकी इनकम होगी। देखिएगा नंबर 2 पर रेंट रिसीव्ड, कितना किराया प्राप्त हो रहा है उसे 1,800 रुपये प्रति माह। 1 सितंबर से उठाया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 19 ख़त्म हो गया, जनवरी 20, फरवरी और मार्च 20। तो कुल मिला के 7 महीने तो किराया इसने प्राप्त किया। तो 1,800 को 7 से गुणा किया, 12,600 तो किराया प्राप्त हुआ, लेस रेंट पेड। और कितना पेमेंट किया, 1,000 रुपये किराए पर लिया था इसने 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने उसने किराया पेमेंट किया। 1,000 इंटू 9 रुपये की रेट से 9,000 रुपये किराया दिया। तो डिफरेंस कितना हो गया, 3,600 रुपये डिफरेंस हो गया, जो इसके इनकम में शामिल हो जाएगा। इस तरह से क्लियर होगी बात ना। थर्ड पॉइंट,
उन्होंने जनवरी 2019 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कुछ यूनिट खरीदे थे। इन यूनिटों पर 16 नवंबर 2019 को उन्हें 13,500 रुपये लाभांश प्राप्त हुआ। UIT यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके यूनिट हैं, उस पर लाभांश प्राप्त हुआ है और ये एग्जेम्प्टेड होता है, नो टैक्स लिखिएगा। डिविडेंड फ्रॉम UTI ब्रैकेट में एग्जेम्प्टेड, फाइनल कॉलम में नील, कोई इनकम नहीं हुई क्योंकि एग्जेम्प्टेड है ये। फिर उसने कहा है कि उन्होंने गत वर्ष में बांग्लादेश में चाय के बगीचे लीज पर प्राप्त किए तथा उनको गत वर्ष में इन बगीचों से 4,000 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई। इनकम फ्रॉम फॉरेन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेन ब्रैकेट में बांग्लादेश लिख दें, एग्रीकल्चरल लैंड, और वो इनकम हो रही है इन्हें 4,000 रुपये की, फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट, उसके बाद ये कहते हैं उन्होंने 1 जून 2019 को एक बैंक में 2,50,000 रुपये एक स्थायी जमा खाते में 6 माह की अवधि के लिए जमा कराए तथा 5 दिसंबर 2019 को बैंक से 2,65,000 रुपये प्राप्त हुए। 2,50,000 रुपये जमा कराए 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद पैसा निकलवाया, 2,65,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इन दोनों का अंतर 2,65,000 माइनस 2,50,000 रुपये ब्याज की इनकम हो गई। ग्रॉसअप नहीं होगी जब तक स्थायी जमा पर बैंक से 40,000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं होती है। उससे कम होगी तो नो ग्रॉसअप। ये देखिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट FD 2,65,000 माइनस 2,50,000, और ये हो रहा है 15,000 रुपये का डिफरेंस फाइनल कॉलम में इनकम के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि वे लॉयंस क्लब के सदस्य हैं जहां वे हर रविवार को जाते हैं तथा शर्त सहित ताश खेलते हैं। गत वर्ष में कुल मिलाकर ब्रिज में 10,000 रुपये हारे जबकि रमी में उन्होंने 4,100 रुपये जीते। हारने पर हमको इसको डिडक्शन नहीं देते हैं। यदि कोई गैम्बलिंग का गेम खेलते हैं तो गैम्बलिंग से प्राप्त होने वाली इनकम को तो शामिल करते हैं, पर यदि लॉस होता है, गेम में हार जाते हैं, तो उस हार की वजह से होने वाली हानि का हम कुछ नहीं करते हैं, छोड़ दिया जाता, उसको कहीं पूरा नहीं किया जाता, किसी दूसरी इनकम से रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ये ब्रैकेट में लिखते हैं कार्ड्स, और कार्ड से इनकम उसको हो रही है 4,100 रुपये। फिर उसके बाद कहते हैं वे कभी घुड़दौड़ में बाजी भी लगाते हैं। गत वर्ष में उन्होंने इसमें 12,000 रुपये की हानि उठाई। तो जैसे शर्त लगाना, जुआ खेलना, हॉर्स रेस इत्यादि खेलना, इनमें इनकम यदि होती है तो जोड़ते हैं, परंतु हानि हो जाती है तो उसका कुछ नहीं किया जाता। तो ये हानि हो रही है, इसे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, पर वर्किंग नोट में से ज़रूर लिख दीजिएगा
यहीं पर ही लिख देता हूँ 7वां, लॉस ऑन हॉर्स रेस। नो एडजस्टमेंट, कोई समायोजन नहीं होता है, ये नील डैश, कोई इनकम नहीं है इसमें। फिर आगे कहते हैं उन्होंने 8वां पॉइंट, उन्होंने गत वर्ष में धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में एक वर्ग पहेली भरकर भेजी थी, उनका उसमें द्वितीय स्थान रहा। 1 मई 19 को 2400 रुपये इनाम प्राप्त हुए। वर्ग पहेली को डाक से भेजने के का व्यय 24 रुपये हुआ। तो वर्ग पहेली में उन्होंने भाग लिया, उसमें जीत गए, सेकंड प्राइज़ मिला और 2400 रुपये के इनाम के रूप में मिले उन्हें। परंतु इनाम प्राप्त हुआ तो ये तो इनकम तो हो गई, और 24,000 रुपये डाक से उसको भेजा पहेली के उत्तर को, तो उस पर जो डाक व्यय हुआ है उसकी किसी प्रकार से पूर्ति नहीं होती है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड पजल। और ये थी 2400 रुपये। ब्रैकेट में लिख लें, नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, खर्च पर किसी प्रकार की कटौती नहीं देंगे हम, ध्यान रहे इसका। 9th पॉइंट, फिर उसने कहा है 9th पॉइंट में, उनके पास सहकारी समिति के कुछ अंश हैं। इन अंशों पर गत वर्ष में 2500 रुपये लाभांश के प्राप्त हुए, तो इनकम भी जोड़ देंगे। इन अंशों को क्रय करने के लिए श्री पंकज ने 5000 रुपये का ऋण लिया तथा गत वर्ष में इस ऋण पर 500 रुपये ब्याज चुकाए। तो ब्याज चुकाए हैं लोन लेकर के, तो उस पर कटौती देंगे, ये लिखिएगा उनको। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव, ₹2500 इनर कॉलम में लिखें पहले। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऋण लिया था, उस पर ब्याज दिया है 500 रुपये। लेस करने के बाद 2000 रुपये फाइनल कॉलम में इनकम लिखी जाए। उन्हें मध्य प्रदेश स्टेट लॉटरी से 1 मई 2019 को उद्गम स्थान पर कटौती करने के पश्चात 8400 रुपये नकद प्राप्त हुए, तो ग्रोसअप करना पड़ेगा। 10th, इनकम फ्रॉम MP लॉटरी, मध्य प्रदेश की लॉटरी से इनकम हो रही है। इनर कॉलम में लिखें 8400 GUP, ग्रॉसअप। 8400 इंटू 100/70 कैजुअल इनकम पर 30% TDS होता है, तो 12/7 = 84, तो 12,000 रुपये हो गया है। 12,000। नेक्स्ट पॉइंट 11th, उनके पास 50 हेक्टेयर भूमि है। गत वर्ष के पूर्व तक वे इसमें कृषि करते रहे हैं, गत वर्ष से पहले तक। गत वर्ष में इस भूमि को ईंटों का भट्टा लगाने के लिए किराए पर उठाया गया है। 14,800 रुपये किराए से प्राप्त किए हैं, तो 14,800 रुपये किराए से प्राप्त हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड है। नंबर 1, यदि ये एग्रीकल्चर के काम आ रही होती तो उस पर कोई इनकम नहीं मानी जाती, पूरी छूट मिलती है, एग्जम्पशन होता है। परंतु अदर देन एग्रीकल्चर के काम में वो ज़मीन आती है, किराए पे उठा रखी है, किसी और काम में आती है और उससे इनकम जनरेट होती है, तो फिर इनकम टैक्स में शामिल कर ली जाएगी।
रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, और वो अमाउंट है इसका 14,800 रुपये। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑल्सो 12वां पॉइंट है, श्री पंकज कभी कभी लेख भी लिखते हैं जिन्हें वे पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजते हैं। गत वर्ष में उन्हें इसके लिए 1200 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त हुआ, ये भी इनकम हो जाएगी। 12th, इनकम फ्रॉम राइटिंग, लेखन से, इट इज़ 1200। बस इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। ये हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। इसका टोटल चेक कर लें। 1 लाख प्लस 3,600 प्लस 19,000 प्लस 6,500 प्लस 14,000 प्लस 14,800 and last is 1,200. 1,59,100. This is 1,59,100 is the total taxable income from other sources. ये इसका उत्तर होगा और इसके साथ ये प्रश्न पूरा होता है। आइए अब हम एक और प्रश्न ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, ये घनश्याम हैं, श्री घनश्याम की आयों के निम्नलिखित विवरण से आप 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। पहला, जयपुर आयरन वर्क्स लिमिटेड से सितंबर 2019 में खाते में जमा होने वाले चेक द्वारा प्राप्त लाभांश 3,400 रुपये डिविडेंड प्राप्त हुआ है, ध्यान रहे। और जयपुर आयरन वर्क्स जो है वो इंडियन कंपनी हो गई है। जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान इंडिया में है, तो इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इंडियन कंपनी से प्राप्त डिविडेंड एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से, ये आपको जानकारी में है। लिखिएगा, डिविडेंड फ्रॉम जयपुर आयरन वर्क्स इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड, तो नील इनकम, कोई इनकम नहीं हुई। उन्होंने ऊंट दौड़ में भाग लिया तथा इनाम में 8,100 रुपये की राशि प्राप्त की। सेकंड, इनकम फ्रॉम
कैमल रेस, 8,100. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फ्रांस में स्थित एक विदेशी कंपनी से अगस्त 2019 में प्राप्त लाभांश 3,200 रुपये। फॉरेन कंपनी है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन ब्रैकेट में फ्रांस कंपनी, ये टैक्सेबल होगा। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड 3,200, इंडियन कंपनी होती तो एग्जेम्प्टेड होता। उनको यूको बैंक से स्थायी जमा पर 10 मई 2019 को 20,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। लिखिएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी ब्रैकेट में यूको बैंक, और ये राशि है 20,000 रुपये। 40,000 रुपये से कम होती है तो नो ग्रोसअप, 40,000 से अधिक होता है तो ग्रोसअप करना पड़ता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, उनको एक भारतीय कंपनी से स्थायी जमा पर 20 जनवरी 2020 को 9,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। लिखे, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन इंडियन कंपनी, ये डिविडेंड नहीं है, ब्याज है, ध्यान रहे। और ये 9,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, और इसे फाइनल कॉलम में लिखा जाए नो ग्रोसअप। जनवरी 2020 में लॉटरी के इनाम के संबंध में 30,750 रुपये का एक स्कूटर एवं 4,250 रुपये नकद प्राप्त हुए। तो ये जो भी राशि प्राप्त हुई इनको जोड़ करके ग्रोसअप करेंगे, क्योंकि ये कैजुअल इनकम है, आकस्मिक आय। तो आकस्मिक आय में ग्रोसअप करने का नियम है 30%। इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी में भी निकला है उनको 30,750 का स्कूटर, 30,750 प्लस 4,250 कैश, कुल राशि प्राप्त हो गई इनको 34-35,000 रुपये। ग्रोसअप करें, 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 70, क्योंकि जो इनकम में 30% TDS है तो 7 पंजे 35, 50,000 रुपये लॉटरी की इनकम मानी जाएगी। उसके बाद कहते हैं श्री घनश्याम हंसा लिमिटेड के 100 रुपये वाले 100 समता अंशों के धारक हैं। ओके, कंपनी ने अपने सामान्य संचय में से 2 समता अंशों के बदले एक बोनस अंश 30 जून 2019 को बंटित किया, उनको दिया। उस दिन कंपनी के एक समता अंश का बाजार मूल्य 125 रुपये था। तो 125 रुपये था, या कम हो या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक डिविडेंड है, अंशों से प्राप्त होने वाली इनकम डिविडेंड होती है। तो डिविडेंड है और ये हंसा लिमिटेड इंडियन कंपनी है, तो इसलिए इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, इनकम में शामिल नहीं करेंगे, एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम हंसा लिमिटेड, ब्रैकेट में इंडियन कंपनी, एग्जेम्प्टेड, इनकम इज निल, फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट,
वे बिरला जूट मिल्स लिमिटेड के 100 रुपये वाले 50 अंशों के धारक थे। इस कंपनी ने अपनी पूंजी कम करने पर उनको 2000 रुपये नकद तथा 16 जनवरी 2020 को दिए। यदि उस दिन समस्त लाभ वितरित कर दिए जाते तो उनका भाग 1200 रुपये होता। तो 1200 रुपये की इनकम तो है, परंतु इंडियन कंपनी से है, इसलिए फिर कोई राशि शामिल नहीं करेंगे टैक्सेबल इनकम में, और एग्जम्प्टेड है ये। इट्स प्रॉफिट फ्रॉम बिरला जूट मिल्स अगेन इंडियन कंपनी एग्जम्प्टेड नील। आगे देखिएगा, वे सुजाता तेल मिल्स लिमिटेड के 30% समता अंशों के धारक हैं। इस कंपनी में जनता का सार्वजनिक हित नहीं है। उन्होंने जनवरी 2020 में इस कंपनी से 40,000 रुपये का ऋण लिया। ऋण की तिथि को कंपनी के एकत्रित लाभ 30,000 रुपये के थे। तो 30,000 रुपये के एकत्रित लाभ थे, तो 30,000 रुपये की राशि इनकम मान ली जाएगी। ओके, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं है, ध्यान रखिए। 30 अंशों के धारक थे, डिविडेंड थे, कंपनी के जनता सार्वजनिक नहीं है। कंपनी से 40,000 रुपये का ऋण लिया और ऋण की तिथि को कंपनी के एकत्रित लाभ। ऋण यदि कंपनी से लिया जाता है ऐसी कंपनी में जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, इसका मतलब इनका सार्वजनिक हित है। किनका? ये सुजाता मिल्स में ये जो हमारे करदाता थे, क्या नाम, घनश्याम का, घनश्याम करदाता है, तो उनका सार्वजनिक हित है, जनता का सार्वजनिक हित नहीं है। तो ऋण लिया गया है तो एकत्रित लाभ तक की राशि इनकम में शामिल की जाएगी, और एकत्रित लाभ जो इनके आए थे वो 30,000 रुपये थे। लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू accumulated profit 30,000 रुपये। नेक्स्ट, टेंथ पॉइंट, इट इज उन्हें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन हेतु डाकघर के एजेंट के रूप में कार्य करने के कमीशन के 16,000 रुपये प्राप्त हुए। वे अनुमानित वे 10,000 रुपये की कटौती की मांग करते हैं। तो कटौती की कोई मांग पूरी नहीं होती है। कटौती किस बात की ले रहे हैं, पहले तो ये स्पष्ट करें, क्या लोन लिया इस काम के लिए या क्या किया है। और वैसे किसी तरह की कटौती नहीं दी जाती है। हाँ, एक कटौती होती है कि यदि कमीशन पहली बार जमा पे प्राप्त हो रहा है तो 50% की कटौती, और उसके बाद प्राप्त हो रहा है तो कटौती 30% होती है। कमीशन की राशि का 50% या 30%, क्योंकि ये एजेंट के रूप में कहा कमीशन प्राप्त हुआ है और ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो पहली बार हम मान लेते हैं इसको कि पहली बार कमीशन इस बचत पर पहली बार प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए कटौती 50% तक दी जा सकती है। नेक्स्ट, कमीशन फ्रॉम कमीशन एज एन एजेंट, एजेंट के रूप में कमीशन प्राप्त हो रहा है। 16,000 रुपये इनर कॉलम में पहले लिखें। लेस डिडक्शंस, %50 इंटू 16,000 का 8,000 रुपये लेस करें,
और फाइनल कॉलम में बैलेंस बचा हुआ 8,000 रुपये लिखा जाए इनकम के रूप में। 11th आइटम, उनको उनकी मृत पत्नी के पूर्व नियोक्ता से पारिवारिक पेंशन 5,000 रुपये प्राप्त होती है। ओके, फैमिली पेंशन इनर कॉलम में लिखे पहले 5,000 इंटू 12 महीने के 60,000 रुपये लेस डिडक्शंस फर्स्ट 1/3 ऑफ 60,000 बराबर 20,000 रुपये, अथवा सेकंड ₹15,000 पर ईयर, प्रति वर्ष 15,000, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो उसकी कटौती। तो कम है 15,000 रुपये, तो इसकी कटौती देंगे, इसकी नहीं दी जाएगी। तो 15,000 रुपये लेस करें 60,000 में से और 45,000 फाइनल कॉलम में लिखें। नाउ 12th एंड लास्ट पॉइंट इट इज, ही सेज, गत वर्ष में उसने अपने भाई से 1,00,000 रुपये का एवं भतीजे से 50,000 रुपये का उपहार मिला। तो 50,000 रुपये का उपहार मिला तो भाई से मिला, भाई रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार से प्राप्त उपहार एग्जेम्प्टेड होता है, नंबर 1। नंबर 2, भतीजे से भी प्राप्त हुआ, भतीजा इज नॉट ए रिश्तेदार, नेफ्यू रिश्तेदार नहीं है, तो उससे प्राप्त गिफ्ट जो होगा वो टैक्सेबल होगा, बशर्ते 50,000 रुपये से अधिक हो। परंतु ये 50,000 रुपये तक है, तो इसलिए ये भी कर मुक्त है। लिखें फर्स्ट इसमें, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, ये है रिलेटिव की परिभाषा में शामिल 1,00,000 रुपये, ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड, कोई टैक्स नहीं, नील। सेकंड, गिफ्ट फ्रॉम नेफ्यू, ये 50,000 एग्जेम्प्टेड, ब्रैकेट में लिखें एज गिफ्ट इज नॉट मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं है, इसलिए ये भी एग्जेम्प्टेड होगा, कोई इनकम नहीं हुई। बस चेक कर लें इसे, कैलकुलेशन को टोटल करके। $8,100 प्लस 3,200 प्लस 29,000 प्लस 50, 30, 80,000 प्लस 8,000 प्लस 45,000, 1,73,300। और अब देखिएगा लेस, ये रहा सुजाता मिल्स वाला, लेस डिविडेंड ऑफ सुजाता मिल्स आउट ऑफ
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एकत्रित लाभ में से दिया गया है। ट्रीटेड एज डिविडेंड, डिविडेंड माना गया है इसे, क्योंकि इंडियन कंपनी है, ब्रैकेट में लिख लें, तो ये -30,000 रुपये। नाउ इट इज़ 1,43,300 इज़ टैक्सेबल इनकम। चेक करें इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, उसमें हो सकता है चेंज है, गलती हुई हो। टोटल टैक्सेबल इनकम from other sources, 1,43,300 is the income from this. So I think it is quite clear to you all. I wish you good luck and thank you.